हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट थर्ड करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। तो ये 55 प्लस क्वेश्चन का सेशन होने वाला है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए है भावर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है खादर और ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बांगर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 20.7%, ऑप्शन बी है 21.7%, ऑप्शन सी है 22.7% और ऑप्शन डी है 23.7%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 20.7%। क्योंकि दोस्तों द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 67,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्षक से जारी करता है। ISFR 2019 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.67% तथा वन एवं वृक्षावरण 24.56 है। तो जानकारी के महत्व के अनुसार आप लोग जानते हैं या फिर हम जानते हैं कि बिहार में वनावरण 7.67% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। क्योंकि दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार दिए गए विकल्प में जो है पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश 41,017 वर्ग किलोमीटर तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ 39,266 वर्ग किलोमीटर में है। इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा वो मध्य प्रदेश होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अरुणाचल में, ऑप्शन बी है हिमाचल में, ऑप्शन सी है मिजोरम में और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी ऑप्शन के अनुसार ही है, क्योंकि ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र में मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर का जो प्रथम स्थान पे है, जबकि जो विकल्प में दिया है राज्य में मिजोरम में वहाँ 85.41% भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस मिजोरम आंसर करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त विश्व में
तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है? तो ऑप्शन ए है 6000, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कह रहा है 16000, ऑप्शन सी कह रहा है 60000 और ऑप्शन डी कह रहा है 10600। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम तो इसमें है नहीं, तो थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं कि स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12852 से 13535 के मध्य तेंदुआ के होने का अनुमान है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, अगर 12852 भी रहता या फिर 13535 भी रहता तो यहाँ पे लगाना मतलब आसान हो जाता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई लगा के नन ऑफ दीज कर दीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो कथन एक है कि वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, और दूसरा है कि वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, और तीसरा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। और चौथा कथन है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एवं 4। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे पढ़ के ध्यानपूर्वक इसका आंसर लगाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 40 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 31, क्योंकि दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन ए है सोन से, ऑप्शन बी है गंगा से, ऑप्शन सी है कोसी से और ऑप्शन डी है गंडक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है, गंडक से। क्योंकि दोस्तों गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें से एक जो है वो सारण सिंचाई नहर भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी है मयूराक्षी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी है हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की और ऑप्शन डी है पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। क्योंकि दोस्तों भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, भाखड़ा और नांगल सतलज नदी पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? जस्ट ही बताएं। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है सतलज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सतलज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। क्योंकि दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के गोडागु कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किन नदी पे, ये बताना है। ऑप्शन ए है नर्मदा पर, ऑप्शन बी है महानदी पर, ऑप्शन सी है गोदावरी पर और ऑप्शन डी है चंबल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, महानदी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है बराकर, ऑप्शन सी है कोनार और ऑप्शन डी है बोकारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, बराकर। क्योंकि दोस्तों मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है सहकारी समितियां, ऑप्शन बी है व्यापारिक बैंक और ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों भारत में जो एग्रीकल्चर फाइनेंस करती है वो सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी आते हैं। भारतीय कृषि के प्रमुख जो स्रोत हैं इनमें ये तीनों आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। ऑप्शन ए है विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ऑप्शन बी है एक ही साथ दो फसल, ऑप्शन सी है अन्य फसल के साथ एक फसल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। क्योंकि दोस्तों कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग से आशय है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ चार कथन दिया हुआ है, कौन सही है कौन गलत है बताना है। एक में है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। और दो कह रहा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और तीसरा कथन कह रहा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसल के उत्पादन में वृद्धि करना है। और चौथा कह रहा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ स्योत्पादन का समाकलन करना है। तो नीचे जो कूट दिया हुआ है उसका प्रयोग करके उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 व 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 व 3, ऑप्शन सी कह रहा है 2 व 4 और ऑप्शन डी कह रहा है 1 व 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 व 4। यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाइएगा। इसका आंसर सी होगा, 2 व 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है गेहूं। तो वीडियो को अगर लगातार देख रहे होंगे आप लोग तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा पाए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, गेहूं। क्योंकि दोस्तों नकदी फसलें के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये सभी फसल प्रमुख है, जबकि गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर खाद्य फसल है। तो वीडियो जो है इससे पहले का सेशन जितना भी है वो सारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देखिएगा ताकि अभी जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे के सीरीज में आएंगे। तो आप लोग पहले वाला वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देखिए
ताकि अच्छे से आप लोग क्वेश्चन लगा पाएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। ऑप्शन ए है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी है दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी है पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी है गेहूं के उत्पादन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गेहूं के उत्पादन में। क्योंकि दोस्तों भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात 1935 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख खाद्य फसल हैं। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी दलहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चावल। क्योंकि दोस्तों चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों के दूसरे स्थान पर जो खाद्य अन्न है उसके दूसरे स्थानों पर गेहूं आता है। तो पहले स्थान पे चावल और दूसरे स्थान पे गेहूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। ऑप्शन ए है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर क्षेत्र और ऑप्शन डी है सिंधु गंगा मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है जौ और ऑप्शन डी है चावल। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चावल। क्योंकि दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के 43.8% 8 मिलियन हेक्टेयर कृषि पर चावल एवं 31.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है गेहूं। तो अभी जस्ट ही बताए हैं कि 43.8 मिलियन हेक्टेयर में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इसका भी आसानी से आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर सी, चावल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य के बारे में पूछ रहा है, उत्पादक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कपास उत्पादन में गुजरात अग्रणी है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य जो है वो पहले आएंगे गुजरात, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे महाराष्ट्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्योंकि दोस्तों प्रश्न काल में जो क्रमशः दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक गन्ने से अग्रणी उत्पादक राज्य थे, बट वर्ष 2019-20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो है अभी का जो है, यानी कि 19-20 हाल ही के आंकड़े के अनुसार है कि पहले पे उत्तर प्रदेश है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटक, चौथे बिहार और पांचवा तमिलनाडु। ये जो अभी जो पुराने वाले हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है अभी के जो हम बताए हैं 2019-20 के आंकड़े के अनुसार। ये पुराना वाला आंकड़ा है और 2019-20 वाला आंकड़ा जो है वो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक है ना। यहाँ पे कर्नाटक पहले आ जाते हैं, बिहार उसके बाद तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु अंत में, यानी कि 5वें स्थान पे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है मूंगफली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मूंगफली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। क्योंकि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% 2018-19 के अनुसार जो ये बता रहे हैं भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। कौन कौन है बताते हैं। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिला है केरल का। और केरल जो है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। जस्ट बताएं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। सेम ही क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन ई है चावल, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है दाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो थोड़ा डिटेल में जाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था जो भारत था। लेकिन FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा यानी कि चीन जो है पहला है भारत उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में जो प्रश्न में दिया हुआ है से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का जो उत्तर दिया हुआ है वो दाल होगा। यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो दाल होगा। ये नहीं कि आप लोग चाय लगा लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ऑप्शन ए है काकन देवन, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है गिरनार और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गिरनार। गिरनार पे चाय बागान नहीं है। क्योंकि दोस्तों कानन देव पहाड़िया भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। आइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन ए है चिकमंगलूर, ऑप्शन बी है कुग्र, ऑप्शन सी है बाबा बुदनगिरी और ऑप्शन डी है पुलनेज और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुलनेज। क्योंकि दोस्तों भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू यानी कि कुर्ग एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लापैथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवड़ा यानी कि सलेम, अन्नामला यानी कि कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। तो पुलनेज जो है वो नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पुलनेज इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या चीज़ का। ऑप्शन ई है चाय, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है पेट्रो रसायन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चाय। क्योंकि दोस्तों प्रश्न में जो दिया गया विकल्प है उसके अनुसार अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि वर्तमान में भारत के निर्यातों में चाय एवं अनाज की प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः 0.3% एवं 0.2% या लगभग बराबर है। विश्व के चाय निर्यातक देशों यानी कि मात्रा में भारत का चतुर्थ स्थान और प्रथम केन्या, चीन एवं श्रीलंका के बाद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन ही है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। क्योंकि दोस्तों भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.9 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.06 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट उत्पादन राज्य में बिहार आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, अभी जस्ट ही बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय, बिना देखे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन ए है चादरी अभ्रक, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है लौह अयस्क और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चादरी अभ्रक। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। क्योंकि दोस्तों इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार 2003-4 भारत में अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं वो पहले पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे राजस्थान, तीसरे झारखंड। तो दोस्तों प्रथम 2 राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर इसका जो होगा वो बी है, झारखंड। क्योंकि अभी जस्ट ही बताए हैं कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश है नहीं, तो इसका आंसर जो होगा झारखंड होगा। इसलिए बता रहे हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। ऑप्शन ई है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। क्योंकि दोस्तों बता दें कि प्रश्न के अनुसार जो है प्रश्न में मूल दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से उप तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्य का क्रम जो है 2015-16 के अनुसार जो है पहले पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे झारखंड, तीसरे तेलंगाना, चौथे आंध्र प्रदेश, 5वें पश्चिम बंगाल और 6वें बिहार। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी कह रहा है कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। और ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। और ऑप्शन डी कह रहा है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है असम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि दोस्तों कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। इसका कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है पिंच ब्लेड, ऑप्शन सी है रूटाइल और ऑप्शन डी है हेमाटाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पिंच ब्लेड। क्योंकि दोस्तों रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक आरए है। इसे यूरेनियम अयस्क पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ पे। ऑप्शन ए है पाइकारा में, ऑप्शन बी है कोयना में, ऑप्शन सी है भाखड़ा नांगल में और ऑप्शन डी है शिव समुद्रम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिव समुद्रम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊर्जा में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन। ऑप्शन बी कह रहा है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। और ऑप्शन सी कह रहा है कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो ऑप्शन ही है 34 और 16,000 किलोमीटर। और ऑप्शन बी है 44 और 24,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 54 और 16,000 किलोमीटर। और ऑप्शन डी है 64 और 40,000 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि दोस्तों प्रश्न के अनुसार वर्ष 2001-2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राजमार्ग हैं, 599 राजमार्ग है तथा उनकी कुल लंबाई जो है वो अनुमानित है 1,32,500 किलोमीटर। कितना बोले, 1,32,500 किलोमीटर। और सड़कें मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है 599। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स का ही है, 1992-93 का क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अभी का जो आंकड़ा है वो है 599 राष्ट्रीय राजमार्ग और 1,32,500 किलोमीटर इसका अनुमानित लंबाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? ऑप्शन ई है 1853 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1855 में और ऑप्शन डी है 1859 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1853 में, क्योंकि दोस्तों भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग सन 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंची थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ई है 6.5 फीट, ऑप्शन बी है 5.5 फीट और ऑप्शन सी है 5 फीट और ऑप्शन डी है 4.5 फीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 फीट, क्योंकि दोस्तों रेल मार्ग चौड़ाई पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भाग में विभक्त किया जाता है, जिसको पहले पे मीटर गेज कहते हैं और दूसरे को चौड़ी या बड़ी लाइन कहते हैं और तीसरे को छोटी लाइन। तो मीटर गेज का विशेषता ये है कि दोनों पटरियों के मध्य 1 मिनट की दूरी होती है, 1 मीटर की दूरी होती है। और चौड़ी या बड़ी लाइन जो है वो दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिमी या 5.5 फीट की दूरी होती है। और छोटी लाइन में होती है पटरियों के मध्य 762 मिमी या 610 मिमी की दूरी होती है। किसमें? छोटी लाइन में। तो तीनों लाइनों की विशेषता बता चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मर्मागुआ पत्तन स्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है गोवा में और ऑप्शन डी है केरल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, गोवा में। क्योंकि दोस्तों मर्मागुआ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। ये जो है यह एक निर्यातक प्रधान पत्तन है, मर्मागुआ पत्तन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तानपुर वर्ड सेक्चुअरी स्थित है। सुल्तानपुर वर्ड सेक्चुअरी स्थित है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी है भरतपुर में, ऑप्शन सी है गुड़गांव में और ऑप्शन डी है गांधीनगर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड़गांव में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। तो हम पहले दूसरे को बताते हैं, फिर आप तृतीय को लगाइएगा एलिमिनेट करके। तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 से 84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 से 89 में की। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है, जो भारती की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। तो इसका जो तृतीय का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हाँ ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारती होगा तृतीय। और प्रथम क्या है? दक्षिण गंगोत्री और दूसरा क्या है? मैत्री और तीसरा भारती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। क्योंकि दोस्तों ESSO यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र जो है, पहले पे कच्छ की खाड़ी, दूसरे पे मलवन की क्षेत्र, तीसरे लक्षद्वीप द्वीप समूह और चौथे में मन्नार की खाड़ी और पांचवे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसलिए इसका जो विकल्प होगा कैम्बे की खाड़ी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों बताइएगा कि इन 55 क्वेश्चंस में आप लोग का स्कोर क्या रहा। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।